नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निबंध लेखन देखेंगे जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो निबंध लेखन के लिए हम पहले निबंध के लिए जो बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में देखते हैं। निबंध शब्द का अर्थ देखेंगे पहले। निबंध का शाब्दिक अर्थ है निश्चित बंध, मतलब निबंध लिखना कोई आसान काम नहीं है। निबंध हिंदी साहित्य में गद्य की कसौटी कहलाता है। पहली बात तो हिंदी जो है वो गद्य और पद्य दो भागों में बटा हुआ है। गद्य और पद्य। हिंदी साहित्य की कसौटी हम गद्य को मानते हैं और गद्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं जिनमें हम निबंध को हिंदी गद्य साहित्य की कसौटी मानते हैं। अर्थात एक लेखक, व्यक्ति या साहित्यकार जो भी निबंध लिखता है उसके भावों एवं विचारों को एक सूत्र में बांधना निबंध कहलाता है। परिभाषा है, जब लेखक या कोई व्यक्ति या कोई साहित्यकार के द्वारा अपने विचारों एवं भावों को क्रमबद्ध, सुंदर, सुगठित एवं सुबोध भाषा में व्यक्त करता है तो उस रचना को निबंध कहते हैं। अब हम निबंध के प्रकार देखेंगे। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। वे निबंध जिनमें किसी प्राणी, वस्तु व स्थान का वर्णन किया जाता है वे वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। इसमें इस प्रकार के टॉपिक हमें निबंध लेखन के लिए दिए जाते हैं, जैसे एक शाम नदी किनारे, पुस्तक प्रदर्शनी, मेरे प्रिय अध्यापक, किसी मेले का वर्णन। इस प्रकार के टॉपिक किस में आएंगे? वर्णनात्मक निबंध में आएंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी टॉपिक हमें एग्जाम में मिलता है इसका मतलब वो वर्णनात्मक निबंध है, उसमें वर्णन किया जाएगा। एक शाम नदी किनारे, इसमें शाम को हम जब नदी किनारे गए थे तो हमने क्या देखा था, क्या किया था, इस सब का वर्णन वहाँ किया जाएगा। पुस्तक प्रदर्शनी में हम कैसे गए थे, क्या देखा था, इस बात का वर्णन वहाँ पर किया जाएगा। और किसी प्राणी का वर्णन भी इसमें होता है, जैसे मेरे प्रिय अध्यापक, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री। तो ऐसे निबंध भी वर्णनात्मक निबंध में आएंगे। किसी मेले का वर्णन इत्यादि भी वर्णनात्मक निबंध के ही भाग हैं। अगला जो निबंध का प्रकार है वो है विवरणात्मक निबंध। देखो, वर्णनात्मक और विवरणात्मक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, शब्द भी एक जैसा लग रहा है लेकिन अंतर है। इसे कथात्मक निबंध भी कहा जाता है, मतलब क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा विवरणात्मक निबंध में। वे निबंध जिनमें किसी युद्ध का, यात्रा का, ऐतिहासिक घटनाओं का या साहसिक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वो निबंध कहलाते हैं विवरणात्मक निबंध। इसमें इस प्रकार के टॉपिक हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन, हिमालय की यात्रा। इस प्रकार के टॉपिक हमें विवरणात्मक निबंध में देखने को मिल सकते हैं। और अगला जो प्रकार है निबंध लेखन का वो है विचारात्मक निबंध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है। वे निबंध जिनमें लेखक गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखता है वे विचारात्मक निबंध में आते हैं। इन निबंधों में बुद्धि की प्रधानता होती है तथा विचारों की प्रमुखता होती है, तो इस प्रकार के निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। इसमें इस प्रकार के टॉपिक हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप, भ्रष्टाचार, विज्ञान के लाभ हानि, कोरोना वायरस, आतंकवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रकार के टॉपिक हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं जिनमें हम अपने खुद के विचार निबंध में प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगला और अंतिम निबंध का प्रकार है वो है भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। इसमें हमें प्रेम, क्रोध, मित्रता, सत्संगति, ईर्ष्या जैसे भावों पर निबंध लिखा जाता है और इन टॉपिकों पर निबंध जो लिखा जाता है वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध देखा होगा जो कि हमारे सिलेबस में भी है। सृजन पुस्तक के जो गद्य पार्ट है उसमें जो पहला निबंध है वो है भय। ये इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो ऐसे निबंध हमें भावात्मक निबंध के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। निबंध रचना के तत्व या निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। किन किन बातों का हमें निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के बारे में कि भाषा कैसी होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। शुद्ध, सरल और सहज भाषा का प्रयोग
होना चाहिए निबंध लिखते समय। व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए। विचार व्यक्त करने की तथा पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता भी उस निबंध में होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग निबंध लेखन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं शैली। लेखक का निजीपन झलकना चाहिए। निबंध लिखते समय लेखक का निजीपन झलकना चाहिए। उसके खुद के विचारों को निबंध में शामिल करना चाहिए। नकल नहीं होनी चाहिए, मतलब रट्टा हुआ नहीं होना चाहिए। लेखक या व्यक्ति या साहित्यकार अपने खुद के विचारों को निबंध में प्रस्तुत करे तो इस प्रकार की जो शैली होगी वो निबंध लेखन की एक अच्छी शैली मानी जाएगी। हम कह सकते हैं कि निबंध भी दो प्रकार की शैलियों में लिखा जाता है। एक शैली है समाज शैली। शैली का मतलब होता है तरीका कि किस किस तरीके से लिखा जाएगा, तो समाज शैली। और एक है व्यास शैली। समाज शैली का मतलब है संक्षिप्तीकरण, मतलब कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए कि ज्यादा बड़ी बात को हम कम शब्दों में कह सकें, तो वो शैली कहलाएगी समाज शैली। और इसके अपोजिट या विपरीत हम कह सकते हैं वो कहलाती है व्यास शैली। इसमें हम उन्हीं बातों को जो संक्षिप्त में कही जा सकती हैं उनको विस्तार से व्यक्त करते हैं, तो ऐसी शैली व्यास शैली कहलाएगी। और अब हम देखते हैं भाव या विचार। विचारों में भावों की क्रमबद्धता निबंध लिखते समय होनी चाहिए। एक क्रम से निबंध में भावों और विचारों को व्यक्त किया जाना चाहिए। विचारों में गंभीरता भी होनी चाहिए, मतलब जो विचार हम व्यक्त कर रहे हैं निबंध में उनमें गंभीरता भी होनी चाहिए। और जो विचार हैं वो विषय के अनुरूप भी होने चाहिए। ये नहीं कि निबंध तो किसी अन्य टॉपिक पर है और हम हमारे मनमर्जी से ही हम उसमें कोई नया ही टॉपिक छेड़ देते हैं, तो इस प्रकार का निबंध नहीं होना चाहिए। विषय के अनुरूप हम अपने भाव या विचारों को उसमें व्यक्त करें, इस प्रकार से निबंध होना चाहिए। अब हम देखते हैं निबंध के अंग। तो निबंध के 3 अंग माने जाते हैं। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग माने गए हैं। पहला है प्रस्तावना, जिसको हम भूमिका भी कहते हैं। दूसरा है विस्तार और तीसरा है उपसंहार या निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रस्तावना को हम शुरू करते समय किसी लोकोक्ति का जिक्र कर सकते हैं, किसी उद्धरण का या शायरी के द्वारा हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लिखते हैं ये विषय से संबंधित होने चाहिए, ना कि विषय से हटकर। हमें टॉपिक से भटकना नहीं है। जो टॉपिक हमने चूज किया है एग्जाम में निबंध लिखने के लिए, हमें उससे संबंधित विषय उस विषय से संबंधित ही किसी लोकोक्ति का वर्णन करना चाहिए, किसी उद्धरण का जिक्र करना चाहिए या शायरी वगैरह लिखनी चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है विस्तार, ये निबंध का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम कम से कम 3 बिंदु बनाकर इस विस्तार का वर्णन करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे कोरोना वायरस, तो हम सबसे पहले जो बिंदु बनाएंगे प्रस्तावना के बाद में वो होगा कोरोना वायरस के कारण, दूसरा होगा दुष्परिणाम और तीसरा होगा उपाय। इस प्रकार से हम जो विस्तार वाला अंग है निबंध का उसमें 3 प्रकार के टॉपिक बना सकते हैं, 3 प्रकार के बिंदु बना सकते हैं। और अंतिम जो 5वां बिंदु होगा वो होगा उपसंहार या निष्कर्ष। इसमें भी हम लिखते समय अंत में कुछ लोकोक्ति, उद्धरण या शायरी के द्वारा हम इसका अंत कर सकते हैं। और इस प्रकार से लिखा गया निबंध वास्तव में ही बहुत ही अच्छा प्रभावित करने वाला होगा और आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाने की संभावना रखता है। तो चलिए आज हम एक निबंध को देख लेते हैं जो वर्तमान में एक लेटेस्ट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि इस बार एग्जाम में हमें इस पर निबंध देखने को मिल जाए। तो टॉपिक है कोरोना वायरस या कोविड-19। कोरोना वायरस या कोविड-19। तो देखो हम अगर निबंध लिखेंगे एग्जाम में तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा उसको हम कॉपी के लगभग बीच में हम उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा के मैंने जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कम से कम 5 बिंदु होंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे प्रस्तावना और उपसंहार, ये तो सभी निबंधों में कंपलसरी होगा। इसके अलावा जब हम कोरोना वायरस के ऊपर लिख रहे हैं तो कोरोना वायरस से संबंधित हम 3 बिंदु और बना लेंगे जो कि विस्तार का ही एक भाग है। विस्तार का ही ये एक भाग है। पहला बिंदु हमने बनाया कोरोना वायरस के कारण, दूसरा है कोरोना वायरस के लक्षण और तीसरा है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। इस प्रकार से ये 5 बिंदुओं में हम इस पूरे निबंध का वर्णन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। इसको थोड़ा इफेक्टिव करने के लिए अंडरलाइन वगैरह कर देंगे, डैश करके हम लिखेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया था प्रस्तावना में किसी लोकोक्ति का वर्णन करेंगे और उद्धरण का जिक्र करेंगे या कोई शायरी वगैरह लिख देंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ निबंध की शुरुआत की गई है। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है, संयम रखो दोस्तों, जंग अभी जारी है। इसके बाद हम
प्रस्तावना लिखना शुरू करेंगे। कोरोना वायरस एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह एक खतरनाक विषाणु है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ था। देखते ही देखते यह वायरस दुनिया भर के देशों में फैल चुका है। इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उसका नाम कोविड-19 रखा गया है। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब होता है छुआछूत वाली बीमारी है, एक दूसरे के स्पर्श करने से यह फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आज तक दुनिया भर में लाखों लोग इस कोविड-19 के संक्रमण से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए दवा बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आशा है दवा आते ही इस बीमारी से पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। और अगला जो बिंदु है वो है कोरोना वायरस फैलने के कारण। कोरोना वायरस या कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इस कारण यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। यह बीमारी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से या उसके निकट संपर्क में आने से या छींक से उत्पन्न होने वाली बूंदों के कारण कई लोगों में तेजी से फैल सकती है। और तीसरा जो बिंदु है कोरोना वायरस के लक्षण। इस बीमारी के लक्षण दिखने में आम लगते हैं, लेकिन यह वही लक्षण है जो आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इस वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है। पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है और फिर हफ्ते भर बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और सामान्य फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। और चौथा जो बिंदु है विस्तार का वो है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। इसकी भी शुरुआत हमने कुछ पंक्तियों से की है। इस मौत के मंजर में वही सिकंदर है जो घर के अंदर है। इस प्रकार से बीच बीच में हम इन पंक्तियों का यूज करेंगे तो निबंध कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावित करने वाला होगा। तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए ताकि हम एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। निबंध 4 नंबर का होगा, तो इस प्रकार से लिखने पर निबंध में 4 में से 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो देखते हैं कोरोना वायरस से बचने के उपाय में क्या लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आधार पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के निम्नलिखित उपाय या बचाव हो सकते हैं। पहला बताया है कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए। दूसरा बताया कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने पास हमेशा अल्कोहल आधारित हैंड रब या सैनिटाइजेशन रखना चाहिए। खांसते या छींकते समय अपने नाक व मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें, पर्सनल वाहन से यात्रा करें। अपने चेहरे पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर भी एक पंक्ति दे दी गई है, सावधानी हटी बीमारी लगी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस प्रकार से हम हमारे निबंध को कुछ ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम जो बिंदु है वो है उपसंहार। कोरोना वायरस ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या फिर यातायात का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। इस वायरस का विशेष प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है। वायरस के कारण विद्यालय, कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अतः कोविड-19 की कोई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें सावधानी रखनी होगी। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना होगा। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना होगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। इस संकट के समय हमें डॉक्टर, नर्स व पुलिस का सम्मान करना चाहिए, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद खतरे के सामने खड़े हैं। और अंत में हम इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकते हैं, ऐसा समय जरूर आएगा, कोरोना हमसे हार जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कोरोना वायरस पर एग्जाम की दृष्टि से ये निबंध बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर इस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसा कि अभी ये पॉइंट आए हैं कोरोना वायरस से बचने के उपाय। इसमें जो ये पॉइंट बनाने पड़े हैं 1, 2, 3, 4 जो भी हैं, इसको जिस प्रकार से एग्जाम में जो कॉपी आएगी
एग्जाम की जो कॉपी आएगी उसमें जो पहला खांचा होगा या पहली जो लाइनिंग होगी, इधर एग्जामिनर के द्वारा मार्क्स दिए जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ये इनका जिक्र नहीं करना है। दूसरा एक और आता है एग्जाम की कॉपी में, ये होता है प्रश्न संख्या के लिए। तो प्रश्न संख्या इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न संख्या ही हो, अगर इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो हमें यहाँ पर बनाने होंगे। उत्तर वाला जो पार्ट है, उत्तर के लिए जो स्थान निर्धारित है उसमें ही हमें इन पॉइंटों का जिक्र करना होगा, ना कि इस जगह में हमें पॉइंटों का जिक्र करना है, जो कि गलत होगा। अगर हम इस जगह में उत्तर के पॉइंट लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा और माइनस मार्किंग या फिर इसमें से मार्क्स कटने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।